अंततः वो दिन आ गया जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में रुझान आने शुरू होंगे, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, और ये पता लग जाएगा किसके दावों में, किसके वादों में कितना दम निकला। सबसे तेज़ नतीजे आप तक पहुंचाने की खास तैयारी भारत एक्सप्रेस ने की है। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। मैं हूं प्रवीण तिवारी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपके साथ रोहित पोखरियाल। हर एक बड़ी तस्वीर आपको नजर आएगी। आज भारत एक्सप्रेस पर ही हम लेकर आए थे एग्जिट पोल, लेकिन आज वक्त हो चुका है एग्जैक्ट पोल का, और अब से ज्यादा वक्त बचा है नहीं, 50 मिनट और 8 बजे से जब अर्ली ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे वो तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपको दिखाएगा। प्रवीण जी, तैयारी बहुत व्यापक स्तर पर भारत एक्सप्रेस ने की है। हम सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल लाए थे, और आज भी जो तस्वीरें आएंगी वो पूरी पुष्ट खबरों के साथ भारत एक्सप्रेस दर्शकों को देगा। तस्वीरें लगातार आना शुरू हो चुकी है। मान मनोबल का दौर, भगवान के सामने माथा टेकने का दौर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13 राउंड में मतगणना का काम पूरा होगा। 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। और इसमें ये जो आप 0-0 टैली देख रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत तेज़ी से रुझान आपको देखने को मिलेंगे। बैलेट पेपर की सबसे पहले काउंटिंग शुरू होगी। बैलेट पेपर को लेकर इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी बातें हुई। कल का दौर जो रहा, कल का पूरा दिन जो रहा, वो इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के जो आरोप थे उनके नाम रहा। विपक्ष ने पारदर्शिता को लेकर बहुत सारे संदेह जाहिर किए थे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को लिया, थोड़ी नाराज़गी भी जताई, और ये कहा कि आप जब भी कोई बात कहते हैं या अफवाह फैलाते हैं तो सबूतों के साथ में इस बात को रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल जितनी भी बातें कही वो कविता के अंदाज में, शायराना अंदाज में कहीं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत शानदार काम किया है। उन्होंने कल बताया कैसे 64 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और देश की अगली सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभाई है। अगर बड़े वादों की बात करें या दावों की बात करें तो बीजेपी का दावा है कि एनडीए 400 पार का आंकड़ा पार करेगा। वहीं यही दावा विपक्षी गठबंधन की तरफ से किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 295 सीटें लाकर हम सरकार बनाएंगे। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 5, 6, 7 संपन्न हो गया है। अभी जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देखिए अलग अलग पार्टी दफ्तरों में तैयारियां किस स्तर पर की गई है। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के जरिए। वहां पर खास तैयारियां की गई है। कल से ही ये तैयारियां शुरू हो गई थी। इससे पहले आप पूजा अर्चन करते हुए देख रहे थे बांसुरी स्वराज को। और आज का दिन, अब देखिए जिस तरीके से एक स्टूडेंट अपना एग्जाम तो दे ही चुका है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले जरूर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। और आज उन तमाम, चाहे आप वीवीआईपी चेहरे कह लीजिए या फिर उन प्रत्याशियों की बात कर लीजिए जो अब तक जनता के बीच बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उनकी भी आज कहीं ना कहीं सांसें काफी तेज होंगी और सबकी निगाहें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ही। हालांकि ये टैली जो भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन ये सजी हुई है, इसमें आप देख रहे होंगे एनडीए 1, इंडिया अलायंस 0, अदर 0। तो एनडीए का 1 हम जानते ही है, जहां से निर्विरोध वो चुने गए, इलेक्शन होने से पहले ही वो पूरा रिजल्ट आ गया, इसलिए एनडीए गठबंधन 1। और लगातार इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे सर। जी हाँ, सूरत की बात कर रहे हैं रोहित। सूरत में एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध रूप से चुने गए, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी बल्कि अन्य जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये बड़ा चर्चा का विषय रहा था। विपक्ष की तरफ से बड़े आरोप भी इस पर लगाए गए। कुछ इसी अंदाज में इंदौर में भी ये सब हुआ, लेकिन इंदौर में सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं, बम जो थे, वो सीधे जाकर बीजेपी के साथ मिल गए थे और उन्होंने अपना नामांकन वापस एन मौके पर ले लिया था। तो मुख्य मुकाबला वहाँ पर था, उस सीट को भी पक्का माना जा रहा। वैसे भी इंदौर बहुत मजबूत सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है। खैर, आज बात सिर्फ 2-3 सीटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि क्या सचमुच एनडीए का जो दावा या बीजेपी का जो दावा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का जो दावा रहा है 400 पार का, वो पूरा होता है, या एग्जिट पोल जिन्होंने इशारा किया, ज़्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि 350 के आसपास एनडीए जाता है। तो एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट निकलेंगे, ये भी एक कसौटी होगी आज के नतीजों की, जिसको देखा जाएगा, परखा जाएगा। और एक अहम बात यह है कि विपक्षी गठबंधन बड़ी ताकत से लड़ा है। काफ़ी सारे
प्रयोग इस बार विपक्षी गठबंधन की तरफ से किए गए। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। बिहार उत्तर प्रदेश में कम सीटों पर लड़े, छोटे दलों को ज़्यादा सीटें दी गई हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ में एक गठबंधन किया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो खींचतान थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इन सब के बीच में देखना होगा कि ये नतीजे जो आने वाले हैं आज, ये किस ओर इशारा करते हैं। और जाहिर तौर पर प्रवीण जी, तस्वीरें देखिए नीचे वाली स्क्रीन पर, हलवा पूरी की तैयारी हो रही है। जैसे 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 नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे तो ये बटना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मेहनत बहुत जबरदस्त है और इससे पहले तमाम बड़े चेहरे मेहनत करते हुए नजर आए थे। टीवी स्क्रीन सज चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी अहमदाबाद से अरविंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अरविंद, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि टैली में एनडीए की एक सीट दिखाई देने लगी और ये बहुत पहले ही हो गया था। प्रवीण जी ने भी जिक्र कर दिया, सूरत की वो सीट जहां पर निर्विरोध जीत कर आ गए, बिना कोई इलेक्शन, बिना किसी चीज के, और इसको लेकर बहुत बहस भी हुई। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ माहौल, क्या कुछ तैयारियां? देखिए रोहित, पूरी तरीके से तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से करी गई हैं और जो काउंटिंग स्थल है वहां देख सकते हैं आप, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। पुलिस प्रशासन का साया है यहाँ पर और गर्मी से निपटने के लिए भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, कहीं किसी का रक्तचाप ना बढ़ जाए, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है चुनाव परिणामों को लेकर। तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो अगर हम बात करें तो गुजरात में आज 25 सीटों पर परिणाम आने हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि वो क्लीन स्वीप करेगी, यानी तीसरी बार राज्य में जो 26 सीटें हैं उन पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के दावे की बात करें तो कांग्रेस भी इस उम्मीद को लगाकर बैठी है कि राज्य में उनका इस बार खाता खुलेगा। तो आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से एक उम्मीद लगाकर बैठी है, क्योंकि 2 सीटों पर वह भी चुनाव लड़ रही है और उनको लगता है कि इस बार उनका भी खाता खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य में तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन जश्न भारतीय जनता पार्टी आज नहीं मनाएगी। वजह यह है कि राजकोट में जो दुर्घटना हुई थी और इसमें 27 लोगों की मौत हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वह जश्न राज्य में इस बार नहीं मनाएंगे। लेकिन आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वह पूरी 25 सीटों पर, यानी एक पहले जो जीत चुके हैं और आज जिनके 25 सीटों के परिणाम आने हैं, उन 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार राज्य में। अरविंद, अभी सब लोगों की दिलचस्पी इस बात में होगी कि मतगणना केंद्र पर, क्योंकि विपक्ष ने कहा था कि मुस्तैद रहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने काडर को कह चुके हैं कि मुस्तैद रहिए। ये मुस्तैदी के मायने क्या हैं, वो कितनी आपको मतगणना केंद्र पर दिखती है? कौन कौन लोग भीतर रहेंगे, किस तरह से आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं, किस तरह से शुरुआत में बैलेट पेपर खुलेंगे और फिर उस काउंटिंग को कैसे तमाम उम्मीदवारों और अन्य लोगों के बीच, और ये अन्य लोग कौन होंगे, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुल 1200 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जो 14 राउंड की जो मतगणना होगी वो पूरी तरीके से संपन्न होगी। मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। आधिकारिक जो लोग हैं उनको ही परिचय पत्र जारी किया गया है, वही मतदान केंद्र में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा मीडिया को भी वहां कैमरे ले जाने के लिए मनाही फरमाई गई है, हमें बाहर रखा गया है और अधिकृत रूप से पास जारी किए गए हैं। जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, ऑब्जर्वर हैं, उन तमाम लोगों को जो पास जारी किए गए हैं वही लोग जा पाएंगे, चाहे वो किसी भी दल के। और जाहिर तौर पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तैयारी के साथ है उसके कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब भी नजर आ गया। हमारे साथ मनमीत गुप्ता भी जुड़े हैं। शायद मनमीत गुप्ता अयोध्या से अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मनमीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, अयोध्या का जिक्र, राम मंदिर का जिक्र, प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिनों का वो पूरा त्याग, सैक्रिफाइस, और उसके बाद देश में चुनाव, राम मंदिर की धमक रही। लेकिन अयोध्या से क्या कुछ संकेत आ रहे हैं? क्योंकि आप लगातार, वो तो साफ हो ही जाएगा अब से कुछ ही 30, 40, 50 मिनट बाद तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके के रुझान की उम्मीद की जाए अयोध्या से खासकर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा है और अब कुछ देर में ही मतगणना स्टार्ट होने वाली है। स्ट्रांग रूम खुल गए हैं और जितने भी प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि हैं, वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग एक ही चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की यहाँ पर
प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम लला के मंदिर में दर्शन करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु अब तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे देश और दुनिया में इसका जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा। और अब यही देखना है कि इस जो मतगणना अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, मतगणना में किस तरीके से रुझान आएंगे और ये स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमारी अयोध्या में रामलला के दरबार में जब हम स्टोरी कवरेज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उन सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि देखिए जो 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा उसका प्रतिफल हमको रामलला के मंदिर के रूप में मिल गया। भगवान राम अपने मूल गर्भगृह में विराजमान हो गए, उनका दर्शन हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस पूरे लोकसभा के चुनाव में दिखा है। अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए कुछ ही देर में स्थिति बहुत साफ होने जा रही है, तो अब ये कह सकते हैं कि प्रभाव तो जरूर रहेगा, लेकिन कितना प्रभाव हो, किस तरीके का प्रभाव है, ये तो अब कुछ देर में मालूम हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बताएं कि यहाँ अयोध्या में अगर आप देखें तो अयोध्या में जरूर एक चीज ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, जो कि 2 बार के यहाँ पे सांसद रहे हैं और इस बार तीसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जो विपक्ष के अगर देखें तो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद, वो भी यहाँ के इस समय वर्तमान में विधायक भी हैं। तो चुनाव बहुत रोचक रहा, इसे मान सकते हैं कि जो जब वो हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, तो बहुत रोचक रही ये चीज़, ये माना जा सकता है। और सभी लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि अब जो परिणाम आएगा वो परिणाम किस तरीके का होगा, हार और जीत का अंतर कितना होगा, इसी पे ये चर्चा हो रही है। जितने भी गणितज्ञ हैं वो अब इस पे ही चर्चा कर रहे हैं। और सभी लोग एक चीज की यही अगर आप देखें तब, क्योंकि अब स्ट्रांग रूम खुल गया है, खैर अब बहुत ज्यादा कयासों का दौर नहीं रहेगा, थोड़ी देर में अब रुझानों पर बात होने लगेगी। मनमीत, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अयोध्या बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पंकज कृष्ण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, अभी आपने सुना, हमारे साथियों ने भी अलग अलग जगहों से जानकारियां दी हैं। सूरत के बारे में भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये भी बहुत कम होता है। मैंने इतने सारे चुनाव कवर किए, उसमें शुरुआत में अभी ना रुझान शुरू हुए ना काउंटिंग शुरू हुई, और एक जो है वो एनडीए का दिख रहा है, तो थोड़ा सा बहुत लोगों को आश्चर्य भी हो जाता है। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहा, इसको बयानों ने दिलचस्प बनाया। राम मंदिर का क्या असर पड़ेगा, इस बात जहां से अयोध्या से जानकारी मनमीत दे रहे थे, वो एक बड़ा मुद्दा रहा। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो एक बड़ा टारगेट रखकर कोई पार्टी उतरी हो, ये भी पहली बार हुआ कि हम 400 पार जीत कर आएंगे। मनमीत, अयोध्या में कई बार जाना हुआ, हमने इलेक्शन के दौरान भी यहाँ पर कवरेज किया, लेकिन मैं आपसे एक वृहद प्रश्न पूछना चाहूँगा, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सियासत को भी जानते समझते हैं, अयोध्या राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं थी इस मुद्दे के असर की ज़मीन पर, क्या वो असर देखने को मिला है? क्योंकि हमने देखा कि बाद के शुरुआती फेज़ में एक उत्साह था, लेकिन बाद के चरणों में हमने देखा मुद्दों में बहुत बदलाव आया। बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो दूसरे भी देखने को मिले। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार पलटवार हुए हैं, इसके अलावा पोलराइजेशन के भी बहुत सारे बयान सुनने को मिले। तो आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं ओवरऑल, खासतौर पर 80 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की रही हैं, अयोध्या के मुद्दे का, राम मंदिर के मुद्दे का? देखिए, इसका अगर देखा जाए तो इसका जो आकलन है वो अयोध्या से बहुत अच्छी तरीके से निकाला जा सकता है, क्योंकि जब से भगवान श्री राम का मंदिर मतलब 22 जनवरी के बाद से रामलला के मंदिर में रामलला का दर्शन प्रारंभ हुआ, तो पूरे देश के प्रत्येक राज्यों से लोग यहाँ पे आए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। 2 तरीके की जनता यहाँ पे आ रही थी। एक तो यहाँ पर अयोध्या के विकास को देखने के लिए आ रही थी, रामलला के मंदिर को देखने के लिए आ रही थी, अपने भगवान को देखने के लिए आ रही थी। और एक सीधे जो भगवान को देखना चाहते थे कि भगवान का मंदिर कैसे बन रहा है, रामलला का विग्रह कैसा है, उसको देखने के लिए। सूर्यकुंड गया, और सूर्यकुंड में हनुमान जी महाराज की आज जो विशेष से पूजा होती है 3:30 बजे, मैं उसे 3:30 बजे की उस पूजा में जो आरती पूजा होती है सुबह प्रातःकाल, उसमें शामिल हुआ। और वहाँ से जो भंडारा होता है, थोड़ा प्रसादी लेकर के वहाँ से माँ नर्मदा की पूजा अब 5 बजे, और वहाँ से रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा भी जाना हुआ। तो गुरुद्वारा, इसके बाद नर्मदा जी, और नर्मदा जी की पूजा अर्चना करने के बाद अभी मैं जस्ट आया हूँ। और अभी मतगणना का कार्य अभी प्रारंभ होने वाला है। अभी मतगणना
जैसे प्रारंभ होंगे और मैं फिर मंडला जो हमारा बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर हम लोग इंतज़ार करेंगे। मंडला सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, वैसे अभी तक का जो अनुमान है, जैसे हर बार है मंडला के बारे में जो लोग ये आकलन करते हैं, परंतु मेरा अपना अनुमान है कि जनता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। पिछले समय जब 14 में ओमकार मरकाम लड़े थे, उस समय 1,10,000 से वो पीछे थे। देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते को आप सुन रहे थे और इनकी राजनीति बड़ी दिलचस्प इसलिए रही है क्योंकि केंद्र की राजनीति से फिर राज्य की राजनीति में भेजे गए, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और प्रहलाद पटेल इनकी कहानी बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ती है। मंडला आसपास के क्षेत्रों में खासा असर ये रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सैंपल की तरह आप ले सकते हैं कि बीजेपी ने कई प्रयोग किए। विधानसभा चुनाव से ही ये प्रयोग शुरू हो गए थे बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी ज़मीन को मजबूत किया। तो पंकज जी, अगर अब आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, मनमीत से भी मैं यही पूछ रहा था कि राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट देखने को मिला और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग रहे हैं वो खासे दिलचस्प रहे हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए तो सचमुच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चुनावों से सीखी जा सकती हैं। आपने कौन कौन से पॉइंट पिक किए? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो राम मंदिर का मुद्दा है वो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इस बार के चुनाव में प्रभाव डालेगा, और खास तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो एक साइलेंट वोटर जो होता है, जिसको आमतौर पर मैं आप लोगों के लिए भी कहूंगा कि मीडिया के लोग भी उस वोटर को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, जैसे कि महिलाएं, घरों में रहने वाले बुजुर्ग और बहुत दूर दराज क्षेत्रों में जो बहुत धर्मावलंबी जो जनता है, वो अमूमन क्या है, इन सब चीजों से बहुत प्रभावित है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिवली अपने इस काम को प्रसारित किया, लोगों तक पहुंचाया, वो इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसी चीजें होंगी जो हम अभी अनुमान नहीं कर पा रहे हैं और वो देखने को मिलेंगी। आपने एक बढ़िया बात बोली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, उस पर एम्फेसाइज किया गया था कि 80 या 84 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है इस बार के चुनाव में। तो आपको लगता है कि वो लोग जो बड़े लंबे समय से राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे और हमने देखा कि वो लोग बड़े भावनात्मक रूप से इससे जुड़ गए थे, तो क्या चुनाव से एन पहले और फिर विपक्ष को एक तरह से बैकफुट पर आना पड़ा, एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति भी रही कि मंदिर जाएं या ना जाएं, राहुल प्रियंका जा रहे हैं फिर नहीं गए, जैसी बहुत सारी बातें हैं वो होती रही, उस पर बड़ी चर्चा होती रही। तो आपको लगता है कि इसका ट्रैक्शन बनेगा? क्योंकि देखिए, आप जब चुनाव आगे बढ़ा, 2-3 चरण हो गए थे, 2-3 चरण तक तो दिखा, लेकिन उसके बाद में एकदम से मुद्दे बदल गए। कांग्रेस का घोषणा पत्र है, पोलराइजेशन की बात है। हालांकि देखिए, वो पोलराइजेशन में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हिंदू मुसलमान की जब भी बात होती है तो फिर मंदिर जो है वो सांकेतिक रूप से पीछे एक बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा मैंने कहा ना कि मीडिया कई बार बहुत हाईलाइटेड चीजों को तो कवर कर पाता है, लेकिन जो स्थायी भाव वाली चीजें आ जाती हैं उनको वो थोड़ा पीछे छोड़ देता है। मैं यहाँ वही आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो राम मंदिर को उसमें अपना मान लिया कि मुझे इसी पर वोट देना है, और शायद उसको हम लोगों ने जब नए मुद्दे आने लगे तो हम उसको भूलते गए या छोड़ते गए। तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है या मीडिया को महसूस हो रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा पीछे चला गया, जबकि राम मंदिर का मुद्दा पीछे बिल्कुल नहीं गया। अगर आप थोड़ा अंदर जाएंगे और घरों की महिलाओं से बात करें, थोड़ा आप 60 साल से ऊपर की जो पीढ़ी है, हमारी अभिभावकों की जो पीढ़ी है, उससे बात करें जी, आप देखेंगे कि उनके लिए कोई भी इस तरीके का मुद्दा नहीं था सिवाय राम मंदिर। ठीक है सर, अब मुद्दे क्या कुछ रहे, मुद्दे किस तरीके से जनता के बीच पहुंचे, इस पर तो हम लगातार व्यापक चर्चा कर ही रहे हैं। और अब से कुछ देर में ज्यादा वक्त भी नहीं है, अब तो 7:25 हो गया है, 35 मिनट हो रहे हैं, उसके बाद अर्ली ट्रेंड्स आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट खुलेंगे, उनको गिना जाएगा। कुमार राकेश जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार जी, सुप्रभात, नमस्ते, बहुत स्वागत।
नमस्ते नमस्ते। कुमार जी, ये जो टैली हम देख रहे हैं, आप तो हर एक विषय पर बहुत खुलकर बात रखते हैं, लेकिन ये जो टैली हम देख रहे हैं, एनडीए 1, इंडिया लाइन 0, अदर्स 0, ये बोनी तो हो गई एनडीए की, लेकिन ये बोनी शुभ शुरुआत हो रही है क्या? नहीं, बोनी और शुरुआत की बात नहीं है, ये सूरत का, मुझे लगता है सूरत वाला रिजल्ट है। हाँ। जो पहले घोषित हो चुका था, और तो बोनी तो भाजपा के हक में हुआ एक तरह से देखा जाए। हाँ। उसको भी कई लोगों ने बवाल मचाने की कोशिश की, चुनाव आयोग को नसीहत देने की कोशिश की, लेकिन कल चुनाव आयोग भी पूरी शायरी मुद्रा में थे वो राजीव कुमार कि भाई वो एक जो शायरी है कि मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त वाला मामला, तो उस पर उन्होंने कहा कोर्ट भी आफी, कचहरी भी आफी, अब दोषी भी आप ठहराओगे तो कैसे चलेगा, प्रमाण तो दो। जो जयराम रमेश के पत्र का मामला था कि वही केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 150 डीएम को फ़ोन किया कि कहाँ है, डिटेल्स तो दो। तो उसके बाद वो डिटेल्स नहीं दिया उन्होंने, फिर कहा कि नहीं 7 दिन का समय चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। और कल जिस तरह से विपक्षी दलों नेताओं ने 295 की बात भी आप कर रहे हो, फिर आप घबरा क्यों रहे हो? आप जब आप आश्वस्त है कि 295+ होगा, तो फिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हो कि कफन बांध के तैयार हैं? तो कोई बोल रहा है कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, कोई बोल रहा है देश में तूफान आ जाएगा। मतलब क्या है ये? आप लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? राकेश जी, वो तो यही कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान अरे बचाना है। लोकतंत्र कौन 400 पार इनकी अरे रोहित जी, लोकतंत्र कौन बचाएंगे? जो आरोपी हैं। इस फैक्ट से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, सभी आरोपी जमानत पे चल रहे। तेजस्वी यादव सभी जमानत पे चल रहे। अखिलेश जी के आगे पीछे क्या है सबको पता है। भाई कौन आरोप लगाने वाला कौन है वो भी देखना चाहिए ना। जनता इतनी भी बेचारी ना समझी जनता को, लोकतंत्र को, कि मतलब ये हद हो गई ना। जाहिर तौर पर राकेश जी, आपको पहला रिएक्शन आया, काफी स्ट्रांग आया।